सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं नई दुनिया के पूर्व संपादक रविंद्र दुबे जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। दर्शकों, आम तौर पे जो बात आती है हमेशा से महाकौशल क्षेत्र के विकास को लेके और हर बार ये कहा जाता है कि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है महाकौशल में। रविंद्र भाई, हम जानना चाहते हैं कि आप का इस मामले में क्या दृष्टिकोण है कि महाकौशल आमतौर पे मालवा या दीगर क्षेत्रों की अपेक्षा ग्वालियर तक से हम पिछड़े हुए क्यों हैं? देखिए ऐसा नहीं जब कांग्रेस का दौर था तो यहाँ की जनमानस ने यहाँ की मतदाताओं ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया और जब भारतीय जनता पार्टी का दौर आया तो उन्होंने भी यहाँ पर लगातार बड़े स्तर पर उनके जनप्रतिनिधियों को चुना, विधानसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा। लेकिन उसके बावजूद जो महाकौशल का क्षेत्र है, जो महाकौशल है, जिसे हम छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला और इन तमाम जिलों को जोड़कर यदि हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वो जो जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वही नहीं वो नहीं हो पाया। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ से बड़े नेता नहीं निकले। कांग्रेस से कहें तो कमलनाथ निकले, विमला वर्मा थी, या आज़ादी के बाद यदि हम सबसे कहें तो सेठ गोविंदा से आगे सबसे बड़े नेता रहे। उसके बावजूद वो जो विकास होना चाहिए रहा, जो केंद्र सरकार से योजनाएँ यहाँ पर लाकर आना चाहिए रहा, पहले कांग्रेस के समय में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बावजूद वो उस तरीके से जबलपुर का विकास होना चाहिए। देखिए जबलपुर के पास पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान है। जबलपुर में महाकौशल में ले लें, मंडला में ले लें, बालाघाट में ले लें या छिंदवाड़ा में ले लें, तो यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में यदि हम वो काम करते या पर्यटन के क्षेत्र में उस समय से काम होता, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ टूरिस्ट नहीं आ पाता। आज जिस तरीके से टूरिस्ट हर जगह जा रहा है, तो जो हमारे महाकौशल के ज़िले हैं, उसमें पर्याप्त है। इसी तरीके से खनिज संपदा इतनी ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ, यदि इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो जाता, औद्योगीकरण होता कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता और इसका इन तमाम जिलों का चहुमुखी विकास होता। देखिए कांग्रेस ने भी यहाँ से जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल बना तो उन्होंने आस-पास से सांसदों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया, लेकिन जबलपुर से मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं बना। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जब का दौर आया तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। और मेरे को लगता है कि यही मुख्य वजह है कि वो जो महाकौशल का जो विकास होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाया। देखिए जो बड़े नेता बने, जो महाकौशल के सबसे बड़े नेता बने कमलनाथ, तो कमलनाथ के दौर में कांग्रेस का जो सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए था, पूरे महाकौशल का वो महाकौशल का नेतृत्व करते थे, उनका जनाधार यहाँ पर था, वो अपने लोगों को टिकट दिलाते थे। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित रह गया, बालाघाट उतना विकास नहीं कर पाया, सिवनी उतना विकास नहीं कर पाया और जबलपुर संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। तो इसकी वजह यही है कि जो लीडरशिप है वो को उसकी इच्छा शक्ति जो देखो कमलनाथ महाकौशल के नेता थे तो उन्होंने अपना छिंदवाड़ा देखा और जबलपुर को लेकर यदि हम सेठ गोविंदास जी को कहें तो वो आज़ादी के दौर के थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और इसकी वजह से वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय शायद आर्थिक हालात उस समय देश के उतने अच्छे नहीं थे। 74 तक तो देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी। हो सकता है उस वजह से यहाँ पर बहुत कुछ ना आ पाया हो और यही वजह है कि जबलपुर या पूरा महाकौशल और में पिछड़ता चला गया। रविंद्र भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कमलनाथ जी के समय में जो डेवलपमेंट की उम्मीदें थी वो केवल छिंदवाड़ा तक सिमट के रह गई। पूरे जबलपुर, महाकौशल, मंडला, बालाघाट, सिवनी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना थे वो उतने नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद हम देखें कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। 20 साल का एक पीरियड देखें तो सांसद के तौर पे राकेश सिंह का भी निकला और जो योजनाओं की बात करते हैं, फ्लाईओवर वगैरह, ये सड़कों की जो आप देख रहे हैं अच्छी स्थिति, ये सब हुए। टूरिज़्म को लेके लगातार कुछ-कुछ बैठकें भी हुई, लेकिन वो असर जो होना चाहिए था, एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, वो सब में कहीं न कहीं केवल कागज़ी बैठकों तक सीमित रहा। देखिए हमको एक एक और दौर जो बीच में हमने छोड़ दिया उसकी भी हमको चर्चा करना चाहिए कि जब 19 सेठ गोविंदास जी का निधन हुआ और उपचुनाव हुआ 1974 में। तो जब वो 1974 में जब उनका जो उपचुनाव में एक छात्र नेता थे जो शरद यादव यहाँ से चुनकर गए और वो संसद में पहुँचे। संसद में पहुँचने के बाद वो लगातार यहाँ से 2 चुनाव जीते।
चुनाव हार गए। उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने लगे और वो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा इन जगहों पर सक्रिय रहे, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने अपना नाम केंद्रीय राजनीति में स्थापित कर लिया। यदि हम कहें देश के 10 बड़े नेताओं में उनका नाम आता था, लेकिन उनका जबलपुर का मोह छूटा नहीं। देखिए, जब वो देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, तो वो लेकर आए जबलपुर और इस जबलपुर में वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। तो जो गोंदिया ब्रॉडगेज की योजना का सालों से लंबित पड़ी हुई थी, तो उसको जबलपुर से गोंदिया रेल लाइन का उन्होंने बजट दिलवाया। जबलपुर से रीवा नहर जाना थी, उसके लिए पैसा दिलाया। देखिए, उस समय पैसा मिला और आज तक वो रीवा में पानी नहीं पहुँच पाया है। सलीमनाबाद के पास वो नहर का पानी आज तक रुका हुआ है, उसके आगे नहीं जा पा रहा। इसी तरीके से हम देखें फ्लाईओवर सॉरी एयरपोर्ट को लेकर, तो एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का उस समय सीएम इब्राहिम या वो नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ के लिए हवाई पट्टी के विस्तार के लिए पैसा दिया। उन्होंने नाइट लैंडिंग। नाइट लैंडिंग के लिए उन्होंने बजट की घोषणा की। इसी के साथ उन्होंने बोला था कि नई टर्मिनस बिल्डिंग बनेगी। लेकिन देखिए, उस समय बाबूराव परांजपे यहाँ थे, उसके बाद कृष्ण भाई पटेल बने और जयश्री बनर्जी बनी। लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ों का लोगों ने फॉलोअप नहीं किया, जिसकी वजह से डुबना जो एयरपोर्ट था उसका विस्तार उस गति से नहीं हो पाया। देखिए, हवाई सेवाएं तब भी आती थी, हवाई जहाज दिल्ली से आता रहा, हवाई जहाज मुंबई से आता रहा, लेकिन उतनी क्रय शक्ति नहीं थी जबलपुर के लोगों के पास। एक हम कहें एसी फर्स्ट में यहाँ से बड़ी मुश्किल से 5 या 7 परिवार होते रहे उस दौर में, जो एसी फर्स्ट में यात्राएं करते थे। तो जबलपुर की आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से जो हवाई जहाज कुछ समय चलते थे और बंद हो जाते थे। अब जब 1991 में लिबरलाइजेशन आया, तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, लोगों की आर्थिक क्षमताएं बढ़ी, निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और उससे जो जबलपुर के आसपास के चाहे हम कहें मंडला हो, बालाघाट हो, सिवनी हो, सतना हो, रीवा हो, कटनी हो, इन जगह के लोगों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उनको रोजगार मिला और रोजगार मिलने के बाद उनमें क्रय शक्ति बढ़ी। तो जो हवाई सेवाओं में कंटिन्यूटी बनी, लगातार डिमांड हो रही है, उसकी वजह भी वो युवा वर्ग है जो लगातार ये चाहता है कि हम वो कोई बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, कोई सिंगापुर में नौकरी कर रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी जबलपुर पहुंच सके, इसलिए वो लगातार टिकटें खरीद रहा है और उसके लिए समय सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो हवाई सेवाओं के लिए कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब देखिए, एयरपोर्ट का विस्तार हो गया, राकेश सिंह ने लगातार प्रयास किए, उसके बाद से एयरपोर्ट का विस्तार हो गया, लेकिन उसमें हवाई सेवाओं को लेकर जो बात आ रही है कि जिन सेवाएं पहले से चल रही तो उनको बंद कर दिया गया। अब इसको चलवाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ 20 साल से, दिल्ली में 11 साल से सरकार है, सांसद वो मेरे ख्याल से 1998 के बाद से लगातार यहाँ से बीजेपी का चुना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहाँ पर दबाव बनाना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, तभी जाकर इस शहर के में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। और जब हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, तो पर्यटन के रूप में जो ज़रूरत है, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में हम कहें कान्हा नेशनल पार्क है या छिंदवाड़ा के पास तामिया और वो पुराना जो आदिवासी बेल्ट है उसको देखने के लिए लोग आएँगे, पेंच जाने के लिए यहाँ पर बहुत संसाधन है। जबलपुर में मार्बल रॉक्स है और तमाम जो आस-पास है, घुघुआ मंडला में घुघुआ पार्क है और आस-पास जो बुंदेलखंड है, सिंग्रामपुर चले जाएँ, यहाँ पर बहुत अच्छा किला है, जंगल है, लोग जाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए टूरिस्ट आने के लिए हवाई सेवाएँ सबसे इम्पोर्टेंट हो गया और उसके बाद यहाँ जिस तरीके से अब हो थोड़ी-सी 5 स्टार कल्चर की होटलें आने लगी हैं, तो उन होटलों में ट्रैफ़िक बढ़ेगा और तब जाकर इस क्षेत्र के विकास की संभावनाएँ ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगी। यानी अभी लगता है कि अभी कुछ समय और लगेगा। हाँ, देखिए अब हमको इसमें में एक बात करना चाहिए कि राकेश सिंह जिस तरीके से प्रदेश सरकार में कद्दावर नेता बने हैं, कद्दावर मंत्री हैं, तो एक जो जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं, देखिए एक बार अर्जुन सिंह ने कहा था कि विकास ये ज़रूरी नहीं है कि विकास हो रहा हो, लेकिन विकास हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। तो जो राकेश सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से उसकी चर्चा हो रही है, चाहे वो दिल्ली जा रहे हों, चाहे भोपाल में लगातार कर रहे हैं या सड़कों को लेकर काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर के लिए काम कर रहे हैं, स्टेडियम के लिए काम कर रहे हैं, तो लगता है कि राकेश सिंह के इस प्रयासों में यदि जो सफल हो जाते हैं, क्योंकि प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, यदि वो सफल हो जाते हैं तो वाकई में जबलपुर का विकास होगा। नहीं तो एक बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ला ने रीवा का विकास किया, रीवा हमसे आगे जा रहा। उज्जैन अब वहाँ का मुख्यमंत्री बन चुका, उज्जैन में हमको लगातार टक्कर दे रहा था। तो जो प्रदेश के 4 शहरों की बात होती थी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इन 4 शहरों में हम
लगातार पिछड़ते जा रहे थे। यदि हमको अपना वो स्थान बना के रखना है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर का जो स्थान है, उसमें हमको अपने आप को कायम रखना है, तो हमको उज्जैन से प्रतियोगिता करना पड़ रही है, हमको रीवा से प्रतियोगिता करना पड़ रही है। यदि वहाँ की लीडरशिप वहाँ पर योजनाएँ लागू करवा पा रहे हैं, तो हमारे नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे कर सकें। देखिए यहाँ पर एक और बात है कि प्रहलाद पटेल भी एक बड़े वज़नदार मंत्री है। तो पड़ोसी जिला नरसिंहपुर है, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब तक जबलपुर का विकास के साथ यदि नरसिंहपुर की बात होगी, देखिए संभाग तो एक ही है। यदि वो दोनों नेता मिलकर जबलपुर के विकास की बात करेंगे या महाकौशल के विकास की बात करेंगे, तो ये सुनिश्चित है कि महाकौशल का डेवलपमेंट सुनिश्चित होगा। रविंद्र भाई, एक बात आती है कि जबलपुर की आवाज़ दिल्ली में जिस तरीके से उठना चाहिए, वो उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जिस तरीके से देखा जाए कि आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है या फ्लाइट की बात की जाए, अभी राकेश सिंह जी ने एक परिचर्चा आयोजित की थी और सांसद की भूमिका को लेके लगातार ये बात उठती है कि सांसद वहाँ पे उतनी सक्रियता से अपनी बात कहने में कहीं न कहीं असमर्थ हैं। देखिए, उनका पहला आशीष दुबे है, पहला कार्यकाल है और उनको अभी समझने में समय लगेगा। तो जिस तरीके से राकेश सिंह परिपक्व हो चुके थे, उन्हें दिल्ली की राजनीति का पूरा अनुभव हो चुका था। दिल्ली में कैसे काम कराए जाते हैं, किस मंत्रालय से कैसे फाइल बढ़ेगी, प्रदेश में कहाँ पर किसको बोलना पड़ेगा कि किस प्रस्ताव को यहाँ से पहले भेजा जाए। देखिए, प्रस्ताव तो जानते हैं जबलपुर जिले में बनेगा या महाकौशल का संभाग की बात हो तो संभागीय मुख्यालय में बनेगा और उसके बाद जाकर वो भोपाल पहुँचेगा और भोपाल से दिल्ली जाएगा। इस प्रक्रिया का जो कागजी कार्रवाई होना उसकी पूरी पकड़ राकेश सिंह को थी और राकेश सिंह ने जो लोकसभा के कार्यकाल में उन्होंने जो प्रयास किए, अब उनको वो असर दिख रहा है कि जिस तरीके से मंत्री के साथ साथ वो लगातार बार बार भोपाल जा रहे हैं और भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं और जबलपुर का और उसके आसपास के विकास की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि वो जब वजनदारी से वहां पर काम करेंगे तो वह दौर आएगा। देखिए हमको अच्छे से याद है जब रेल जोन की बात आ रही थी, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के थे, वो कह रहे थे इसको बिलासपुर लेके जाएँगे, जबलपुर में ज़ोन खोलना था। यहाँ कर ले स्थानीय लोग था, जन आंदोलन चल रहा था, उस जन आंदोलन का समर्थन शरद यादव ने दिल्ली में किया। जबकि रेल मंत्री वहाँ रामविलास पासवान थे, तो बिलासपुर के लोगों ने, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने इकट्ठे होकर ये बात करी कि साहब बिलासपुर में ज़ोन खुलना चाहिए, जबलपुर में नहीं। इस वजह को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन नेताओं के साथ जाकर रेल मंत्री रामविलास पासवान से बात की, तो रामविलास पासवान ने स्पष्ट कहा कि शरद यादव मेरे सहयोगी हैं, मेरे मंत्रिमंडल में सहयोगी, मेरे सीनियर हैं, हम एक दल के, हम एक विचारधारा के तहत काम करते हैं। जबलपुर का मामला है, तो जबलपुर का मामला तय करने का काम शरद यादव से की सहमति के बिना नहीं होगा, इसलिए उनको साथ में बिठालना पड़ेगा। इस वजन की बात जब तक दिल्ली में नहीं होगी, जब तक जबलपुर में विकास की कल्पना अभी उस स्तर पे करना की कभी थोड़ा समय लगेगा। देखिए यदि राकेश सिंह जिस तरीके से काम कर रहे हैं और ये प्रहलाद पटेल भी दोनों जन मिलके भी जो बात करने लगेंगे, तो मुझे लगता है दिल्ली में बड़ी वज़नदारी के साथ बात होगी, तब जाकर इस पूरे क्षेत्र के विकास की बात हो पाएगी। आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन एक बात और आती है कि आशीष दुबे को भी राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल ये तीनों मिलके अगर प्रयास करेंगे तो वो काम और तेजी से होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और गुटबाजी जिस तरीके से राजनीति में आती है वो उसका भी कहीं न कहीं एक असर जबलपुर में पड़ता है, चाहे कांग्रेस के समय की हो या आज के समय की हो। आपको क्या लगता है कि गुटबाजी भी कहीं न कहीं महाकौशल के विकास में आड़े आती है? बिल्कुल आ रही है। देखिए श्रेय लेने का जो मादा हम सब देख रहे हैं कि फ्लाईओवर राकेश सिंह लेके आए, लेकिन बीच में जब नितिन गडकरी से मुलाकात करके आशीष दुबे आए तो उन्होंने अपने समर्थकों को और कई विधायकों से के साथ जाके फ्लाईओवर का दौरा किया और उसके निरीक्षण की बात करी। तो इस बात को लेने के बाद कई मौके ऐसे आए कि जब दिल्ली में मुलाकात करने राकेश सिंह जा रहे हैं, तो जो केंद्रीय मंत्रियों से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं या जिन कई योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सांसद नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में कहीं न सामंजस्य नहीं है और जिसकी वजह से यदि कोई बात बिगड़ेगी या कहीं रोड़ा अटकेगा तो गुटबाजी आएगी। देखिए प्रहलाद पटेल जिस तरीके से पहले सक्रिय थे, अब वो उस तरीके से जबलपुर में सक्रिय नहीं है, महाकौशल में सक्रिय नहीं है। वो अपने नरसिंहपुर तक सीमित होकर काम कर रहे हैं और वो जिस जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। तो इस तरीके से उनका देखिए उनका लगाव जबलपुर से है। क्यों लगाव जबलपुर से? वो यहाँ पढ़े हैं, यहाँ उनका निवास है, तो उनका लगाव भी जबलपुर से। लेकिन जब विकास की बात आ रही तो श्रेय लेने की बात में इन तीनों नेताओं के बीच में कहीं न कहीं एक मतैक नहीं है, जिसकी वजह से जो विकास में थोड़ा-सा रुकावट है, वो इसकी समझिए। देखिए आईटी पार्क हमारे यहाँ खुला, लेकिन आईटी पार्क में इंडस्ट्रियाँ नहीं आ पा रही। इसकी भी ये सबसे बड़ी बात है और आईटी पार्क बने भी 10 साल से ज़्यादा हो रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की यदि कंपनियाँ यहाँ नहीं आ पा रही हैं
और यदि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, इसके लिए हमारा यहाँ स्थानीय नेतृत्व जवाबदार है और उसके प्रति वो जवाब दें और उनको इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि हाँ, यदि आरटी पार्क इतना बड़ा बन गया और उसके बाद कंपनियां क्यों नहीं आ रही। प्रवीण भाई, पूरी चर्चा में 2 चीज़ें छूट रही हैं। हमारे 2 सांसद और हैं राज्यसभा सदस्य, एक विवेक तन्खा जी और सुमित्रा बाल्मीकि। ये लोग भी कहीं न कहीं विकास में अपना योगदान अगर उस तरीके से दें, तो मुझे लगता है कि इंदौर या ग्वालियर या जो भी शहर हैं, उनसे ज़्यादा हम कुछ काम कर सकते हैं। देखिए तनखा जी भी लगातार सांसद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब जबलपुर की बात आ रही तो हमने कभी देखा हो कि दोनों सांसद एक साथ गए हों जबलपुर के, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के। तो वहाँ सांसद अब कांग्रेस भाजपा के नहीं रह गए, अब वो जबलपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबलपुर की 25 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महाकौशल की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राज्यसभा सदस्य तो पूरे मध्य प्रदेश का है। तो यदि तनखा विवेक कृष्ण तनखा और राकेश सिंह या तमाम अब आशीष दुबे हैं, ये तमाम लोग जब इकट्ठे होकर यदि दिल्ली में नहीं जाएँगे और दबाव वहाँ पर मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं बनाएँगे, वहाँ के प्रस्ताव अपने मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव ले जाकर वहाँ स्वीकृत नहीं कराएँगे, तो वो जो रोड़े हैं, वो वज़नदारी जबलपुर की कभी नहीं आ सकती। देखिए, इस मामले में इंदौर के लोग, मालवा के लोग या हम कहें ग्वालियर के लोग इस और या कहें बिंद के लोग, ये तब एकजुट हो जाते हैं और अपने डेवलपमेंट की बात जाकर भोपाल चाहे दिल्ली हो, सब एक एक मत होकर बात कर रहे हैं। इसलिए वहाँ का विकास दिख रहा है और जबलपुर के विकास के लिए अभी हमें भी बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। महाकौशल के विकास की बात थी और रवीन्द्र दुबे जी ने बहुत ही विस्तार से बात की और एक निष्कर्ष निकलता है कि महाकौशल के नेता जब दलगत राजनीति से परे हटके और अपने-अपने स्वार्थों, अपने दल की निष्ठाओं से हटके महाकौशल के लिए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे पास विवेक कृष्ण तन्खा राज्यसभा सदस्य, सुमित्रा बाल्मीकि राज्यसभा सदस्य, आशीष दुबे सांसद, राकेश सिंह जैसे कद्दावर नेता जो कि लोक निर्माण मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, प्रहलाद पटेल जैसे नेता, ये सब मिलके जब प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है दोस्तों कि महाकौशल का विकास और तमाम क्षेत्रों से ज़्यादा हो सकता है। बस आज की चर्चा यहीं तक। सी संवाद कार्यक्रम में रवीन्द्र दुबे जी आपने चर्चा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।